अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। सो ये 9th क्लास की बायोलॉजी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो आप लोगों ने अभी लेक्चर नंबर 2 देखा है जिसमें एवोल्यूशन और वेरिएशंस की आप लोगों ने बात की है, वो आप समझे कि इस लेक्चर के बाद होना चाहिए था, लेकिन मैं बुक के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसी अंदाज में मैं चलूँगा। लेक्चर नंबर 2 की समझ आप लोगों को आ जाएगी इस लेक्चर नंबर 3 को सुनने के बाद, वो फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। समझो कि वो समरी है इस वाले टॉपिक की। तो इस वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन करनी है, यही पेज नंबर 148 पे जो आप लोगों को ये पूरे का पूरा पैराग्राफ नज़र आ रहा है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर ये जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि शुरू इस साइड से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ समझाऊँगा, और फिर हम इसके बाद यहाँ से डिस्कशन अपनी शुरू करेंगे, तो फिर समझ आ जाएगी। अगर मैं पहले थ्योरी समझाऊं और फिर ये पैराग्राफ, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो मैं डिस्कशन यहाँ से शुरू करके इस तरफ वापस आऊँगा। सो टॉपिक हमारा क्या होगा? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमने समझना है कि ये कैसे होता है और किसने ये आइडिया प्रेजेंट किया था, एंड सो ऑन। सो पेपर में अगर इन केस नोट आता है कि राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं नोट्स, जो यही नोट्स है, आप लोग बेशक ये याद कर ले या बुक वाले पॉइंट्स याद कर ले और ये पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चार्ल्स डार्विन आफ्टर हिज 5-year जर्नी अराउंड द वर्ल्ड ऑन HMS बीगल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है। अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन से साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की थी या कौन से बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की थी, तो आप बोलेंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने प्रेजेंट की थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने 5 साल तक आप लोग बोलेंगे कि समंदर के अंदर डिफरेंट आइलैंड्स में डिफरेंट जजीरों में सफ़र किया था। जिस कश्ती के अंदर वो बैठा था उस कश्ती का नाम था HMS बीगल। उस सफ़र के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस की थी जो मैं अभी इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ही नोटिस्ड डिफरेंट स्पीशीज़ हैड यूनिक ट्रेड्स बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट। एक पॉइंट जब वो इधर उधर जा रहा है, अलग अलग आइलैंड्स के अंदर वो जा रहा है, तो वो ये चीज़ें नोट कर रहा है कि यहाँ पर इस वाले आइलैंड में, इस वाले जजीरे में जो ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक इस एनवायरनमेंट के मुताबिक है। यहाँ पर इस वाले आइलैंड में, जजीरे में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके मुताबिक है। इस वाले आइलैंड में जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक इसके मुताबिक है। हर एक आइलैंड के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके यूनिक ट्रेड्स है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, और वो उस एरिया के साथ मैच हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when Darwin visited Galapagos Islands, he observed several species of finches with different beak shape. याद रखना है आप लोगों ने कि इस 5 साल सफ़र के दौरान ऑल्दो डार्विन इधर उधर तो काफ़ी जगहों में गया था, काफ़ी सारे आइलैंड्स में गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए थे वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड में किए थे, और उस ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम गैलापागोस आइलैंड्स बोलते हैं। गैलापागोस आइलैंड्स अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एग्जामिनर अगर इन केस आपसे पूछता है कि डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स में कौन से एनिमल्स को ज़्यादा स्टडी किया था, कौन से एनिमल्स को नोट किया था, तो आप लोग बोलेंगे कि कुछ बर्ड्स है और उन बर्ड्स का नाम है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस को उन्होंने स्टडी किया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो बर्ड्स है, ये जो डार्विन फिंचेस है, इनके कौन से ट्रेड को, कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था, तो आप बोलेंगे उनके बीक के शेप को। इन बर्ड्स के जो बीक के शेप होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जिस कश्ती के अंदर उन्होंने मूवमेंट की थी उसका नाम है HMS बीगल।
थ्योरी जो प्रेजेंट की है उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसके साथ जिन आइलैंड्स में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए थे उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड्स। और गैलापागोस आइलैंड्स में उन्होंने डार्विन फिंचेस को देखा जो कोई बर्ड्स है, और तमाम बर्ड्स के बीक में क्या था, डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहा था। ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है। द बीक वर शेप्ड टू हेल्प देम ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल ऑन ईच आइलैंड। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया ना कि गैलापागोस आइलैंड एक पूरे का पूरा बंच ऑफ आइलैंड है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ बर्ड्स यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं और कुछ यहाँ होते हैं। हर एक का जो बीक शेप था वो क्या था, वो डिफरेंट आइलैंड पे डिफरेंट था। तमाम बर्ड्स के बीक शेप जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग होते थे। This led him to believe that species could change and adopt over time to their environment, which could eventually lead to the formation of new species. डार्विन सोच रहा था कि यहाँ पर हर आइलैंड के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो बीक है, वो कह रहा था कि ये ऐसे हुआ है कि ये वाले जो बर्ड्स है ये इस वाले आइलैंड के अंदर एडॉप्ट हो गए हैं, इसी आइलैंड के अंदर एडाप्टेशन आया है और एडाप्टेशन के रिजल्ट में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो डार्विन बोल रहा था कि अगर ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो वहाँ पर नए नए स्पीशीज़ बन सकते हैं, नए नए इंडिविजुअल्स या नए नए ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। दूसरे अल्फाज में वो बोल रहा था कि स्पीशीज़ के अंदर क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। एक जगह से अगर ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसमें क्या होगा, वेरिएशंस आ जाएंगे। डार्विन आल्सो नोटेड 3 मेन पैटर्न इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है इधर उधर जो प्लैनेट्स जो जितने भी आइलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं उसके अंदर 3 डिफरेंट पैटर्न्स है। ग्लोबल पैटर्न, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनिक स्पीशीज। डार्विन ये सोच रहा था कि सपोज करते हैं एशिया के अलग स्पीशी है, ऑस्ट्रेलिया के अलग स्पीशीज़ है, साउथ अमेरिका के अलग, नॉर्थ अमेरिका के अलग, ये जो पैटर्न है ये डिफरेंट है। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लोकल पैटर्न, डिफरेंट एरियाज विद इन द सेम रीजन कैन हैव डिफरेंट स्पीशी। सपोज करते हैं हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में पाकिस्तान में अलग स्पीशी होते हैं, इंडिया में अलग स्पीशी होते हैं, इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान में अलग स्पीशी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम है, कोई ऑर्गेनिज्म कहीं है और कहीं नहीं है। वेरिएशंस ओवर टाइम, species change over time, sometime developing new trait as they adopt to their environment। और डार्विन का जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि स्पीशीज़ के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, स्पीशी चेंज ओवर टाइम। ठीक है, नए नए डेवलप आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर ये जाते हैं और नए नए इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या हो रहे होते हैं, वो आप लोग बोलेंगे कि वहाँ पर अडॉप्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो ये बातें आप लोगों को इसके हवाले से पता होनी चाहिए। मैं इसको 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ इस पेज को। तो एक पॉइंट तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रेजेंट की थी, चार्ल्स डार्विन ने। कितना उन्होंने वोयेज किया था, 5 साल तक सफ़र किया था। किस कश्ती में किया था, उसका नाम है HMS बीगल। कौन से आइलैंड्स में ज़्यादा नोटिस किया था, गैलापागोस आइलैंड्स में। और गैलापागोस आइलैंड्स में क्या होते हैं, डार्विन फिंचेस होते हैं। डार्विन फिंचेस का कौन सा ट्रेट पड़ा था, बीक के जो शेप थे वो पड़े थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट में हर जगह अलग है और इवन हर एरिया के अंदर भी अलग अलग है, और स्पीशीज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये थोड़ी सी स्टोरी है कि उनके लाइफ के हवाले से उन्होंने क्या क्या नोटिस किया था। अब हम एक्चुअल थ्योरी की तरफ आते हैं। डार्विन अपने एक्चुअल थ्योरी के अंदर क्या बोल रहा है या क्या डिस्कस कर रहा है। सो हम डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखते हैं कि डार्विन क्या बोलता है।
Natural selection is a process where organisms with traits that help them survive and reproduce in a specific environment are more likely to pass those traits on to their next offspring. मैंने वैसे नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस को आगे जो पिछला लेक्चर है उसमें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स विद ट्रेट दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड रीप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू पास दोज ट्रेट्स ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनके सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। डार्विन बोलता है कि वो ऑर्गेनिजम्स मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और जो वो ट्रेट्स जिनके इनके सर्वाइवल में हेल्प नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो डार्विन यही बात बार बार कर रहा है कि हर वो ऑर्गेनिज़म जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर फिट होगा, जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा, और जो नहीं अडॉप्ट होगा वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Over time, this leads to change in the population and the trait that help with survival become more common. मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये देख ले, ये हमारे पास सपोज करते हैं 3 ऑर्गेनिजम्स है। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि हमारी सर्वाइवल हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि फूड और शेल्टर वगैरह सबको नहीं मिलेगा, तो देयर आर चांसेस कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला सर्वाइव कर जाए। ये वो होगा जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट होगा। इसके अंदर हो सकता है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे। अब चूंकि ये सर्वाइव कर जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, सो आप लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सारे के सारे इनकी तरह होंगे। इसका मतलब हो गया कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी पॉपुलेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आगे पॉपुलेशन में आप लोग बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। हमने क्या करना है, नेचुरल सिलेक्शन के पास्टुलेट्स पढ़ने हैं। अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट डाउन पास्टुलेट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट डाउन पॉइंट्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, तो जो पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं वो यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने गौर से सुनना है और देखना है कि डार्विन इसमें क्या बोलता है। डार्विन का जो पहला पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन का, वो है ओवर प्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग। डार्विन बोलता है कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है। आप लोग देख ले कि यहाँ पर काफ़ी सारे मैं ऑफस्प्रिंग बना देता हूँ, ये इस ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं। दिस मीन्स that many more babies are born that can actually survive. काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं ना। If every creature survived, the population would grow out of control. जाहिर सी बात है कि ये भी आगे रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, तो सारे रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन तो इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये सारे जो आपको ऑफस्प्रिंग नज़र आ रहे हैं, इनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। इवन दो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन साइज डजंट ग्रो वेरी लार्ज। ऑल्दो के पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन उसका नंबर ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें अभी आप लोग देखेंगे इन सब में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। This is because resources like food, water and space are limited. Suppose करते हैं for a while कि यहाँ पर organisms का नंबर तो ज़्यादा है, लेकिन food तो कम है। तो अगर इनकी फूड कम है तो फिर इन सब को तो फूड नहीं मिल सकता। आप बोलेंगे कि इन सब को फूड इस वजह से नहीं मिल सकता क्योंकि वो कम है। इस वजह से इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इस फूड को या बोले कि इस शेल्टर को या इस स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए इन सब में क्या शुरू हो जाता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। सो ऑर्गेनिज्म मस्ट compete विद ईच अदर फॉर दीज रिसोर्सेज टू सर्वाइव। ये चारों के चारों इस फूड के लिए या इस रिसोर्स को हासिल करने के लिए अब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। वेरिएशंस, नॉट ऑल इंडिविजुअल इन स्पीशी आर सेम।
मैंने बोला था ना कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेम नहीं होते, उनके स्किन कलर, हेयर कलर एंड सो ऑन, उन सब में क्या होते हैं, डिफरेंसेस मौजूद होते हैं. Some may have trait that help them survive better in their environment while others may not. अब ये सारे के सारे अल्दो कोशिश तो कर रहे हैं कि इस फूड या शेल्टर को हासिल कर सके, लेकिन सब नहीं हासिल कर सकते. इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होंगे, अडॉप्टेड होंगे, तो फूड इजीली क्या कर सकते हैं, शेल्टर इजीली ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. These differences or variation are passed down from parents to their offspring थ्रू जीन्स. ज़ाहिरी सी बात है कि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं, जीन्स की मदद से आ रहे होते हैं. लास्ट पॉइंट जो डार्विन का है ना, ये भी डार्विन का पॉइंट है. कंपटीशन भी है, वेरिएशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है. इसमें से एमसीक्यूज आएगा कि डार्विन का कौन सा पास्टुलेट नहीं है, ये है, ये है, ये है, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है. सो ये चारों डार्विन के पॉइंट्स है. नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोल रहे हैं, ओनली the organism that survive and reproduce pass on their traits to the next generation. मैंने बोला ये एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बना दिए हैं, ये 4 ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं. इनमें से सिर्फ और सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, और बाकी जितने भी पॉपुलेशन आगे बढ़ते रहेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके होंगे, बाकियों के नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर रहे, बाकी सिर्फ और सिर्फ फिटेस्ट यहाँ है. द वन विद ट्रेट दैट हेल्प देम सर्वाइव विल लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस. जो ट्रेड्स होंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनसे सर्वाइवल होगी, और अगर इनकी वो ट्रेड्स नहीं होंगे सर्वाइवल नहीं होगी. ओवर मैनी जनरेशन द पॉपुलेशन विल हैव मोर इंडिविजुअल विद हेल्पफुल ट्रेड्स एंड फीवर विद हार्मफुल ट्रेड्स. मैंने बोला कि 4 या 5 इंडिविजुअल से उसमें एक सर्वाइव कर गया, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक सर्वाइव करेगा. Natural selection is basically a process of eliminating the organism that are less suited to the environment, leaving the fittest one to survive. मैं ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के सामने अपने अंदाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी आप लोगों को 1 मिनट में समझ आ जाएगी. यहाँ ज़रा देखना है. डार्विन बोलता है कि सपोज करते हैं फॉर अ वाइल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा. तो आप लोग देख ले, रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो बन जाएंगे. सो इस वाले पॉइंट को जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन. अब ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस. ठीक है, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि यहाँ पर सामने जो फूड पड़ा है या यहाँ पर सामने जो शेल्टर पड़ा है उसको हासिल कर सके, लेकिन सबको तो मिल नहीं सकता क्योंकि फूड कम है. तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, compete करना शुरू कर देते हैं. ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ उनको ये फूड और शेल्टर मिल सकता है जिनमें वो एडाप्टेशंस मौजूद हो जो कि इस फूड या शेल्टर तक उनको पहुंचा सके. तो सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि इन फूड चूँकि कम है तो इस वाले को मिल जाएगा. अब इस वाले को मिल जाएगा तो ये वाला आप लोग बोले कि सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इन बाकियों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अब सर्वाइव तो सिर्फ और सिर्फ ये कर गया है, तो ये रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ये भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता रहेगा. जब ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता रहेगा तो एक नया पॉपुलेशन बन जाएगा और उसमें सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे. इनके कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं होंगे, जो 3 है सिर्फ इसके होंगे. तो थोड़ी देर पॉपुलेशन कुछ ऐसे था और अब आप लोग देख ले पॉपुलेशन ऐसे हो गया है. तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, एवोल्यूशन हो गया है. दूसरे अल्फाज में हम बोलेंगे कि नेचर ने पता है क्या कर दिया है, इन 3 इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर दिया है. सिर्फ और सिर्फ नेचर ने इस वाले इंडिविजुअल को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है. सो इसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. और जो सर्वाइव करता है उनको हम बोलते हैं कि ये फिटेस्ट है. सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, फिटेस्ट की होती है. तो ये वाला जो पेज है ये इंतहाई ज़रूरी है, ये 4 पॉइंट्स ये याद होने चाहिए.
एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल आप मुझे दो एवोल्यूशन का कि हो रहा है या नहीं हो रहा, सो ये एक एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ मैंने वो समराइज़ किया था, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन नहीं करता अभी। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी आगे समझाता हूँ कि जो मौत है उसका जो स्किन कलर है या उनका जो कलर है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उस पर क्या इफ़ेक्ट आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो ये आप लोग लिखेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसकी भी समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल में कि इसमें मसला नहीं होगा। अगर इनकी इस कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे आप लोग। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल आराम आराम से हमने पढ़ना है और उसमें हम राइटिंग में नोट्स करेंगे, तो फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर लें। उसमें मैं ब्लैक स्क्रीन पे राइटिंग कर रहा होता हूँ और वो राइटिंग वगैरह में नोट्स थोड़े से ब्रीफ होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।